आचार्य द्विजेश जो कि जयपुर कॉलेज नानाजी की हवेली के मालिक भी रहे और डॉक्टर शिव गौतम मशहूर मनोचिकित्सक की पत्नी राजश्री के बड़े भाई भी थे। उनकी मृत्यु के पश्चात SB 164 जो कि राजश्री का मालिकाना हक्का की हवेली थी, उस पर नवलगढ़ विधायक और CM के सलाहकार राजकुमार शर्मा ने किया कब्जा और हत्याया संपूर्ण संपत्ति को। ऐसे में डॉक्टर शिव गौतम ने गांधीनगर थाने में लगाई FIR और लगाए कई सारे आरोप, जिसमें चोरी के आरोप और षड्यंत्र कर संपूर्ण संपत्ति को अपने हक में लेने के आरोप और इसके अलावा SB 164 जो कि राजश्री की संपत्ति है उसको हड़पने के आरोप लगाए गए हैं। 2 दिन पहले उनकी मृत्यु के जब ये लगने लगा कि वो जीवित नहीं रहेंगे, उस समय श्रीमान कमलकांत जी ने इनको बताया कि गुरुजी तो हमारे नाम से कर गए सब कुछ। तो जो बोर्ड लगा है बाहर ट्रस्ट का, वो कब लगा है? उनके 12th डे सेरेमनी के बाद उन्होंने लाके उस मकान पर कब्जा कर लिया और उनका 12वां हुआ, उसके बाद माला विद्या कल्याणम ट्रस्ट का बोर्ड लगा दिया। अब आप बताइए कि हमारा मकान है और हमारे मकान पर हमने आपको रहने के लिए दे रखा है, तो आप इसकी किसी ट्रस्ट को देने के लिए अधिकृत ही नहीं, आपके अधिकार क्षेत्र से बाहर है वो चीज। तो वो जो ट्रस्ट का संचालन करने के लिए वो उनकी इच्छा थी, देखिए वो यहाँ रहे तो इमोशनली थोड़ा सा उनका अटैचमेंट जरूर उस जगह से हो गया था, तो इसलिए वो ये सोच रहे थे कि भाई यहाँ ट्रस्ट अगर संचालित हो जाता है और परिवार के सब लोग यहाँ समय समय पर आके मिलते रहेंगे तो हमारी यादें बनी रहेंगी। ये उनकी इच्छा थी, लेकिन इस इच्छा को वो थोप नहीं सकते हैं क्योंकि ये मकान उनके नाम पर नहीं है। इसको ट्रस्ट में डालना है, नहीं डालना है, ट्रस्ट के उपयोग में लेना है, ऑफिस बनाना है या किसी और काम में लेना है, ये तय करना हमारा। तो इस बारे में आपसे द्विजेश जी ने कभी चर्चा नहीं की? नहीं, चर्चा खाली वो ट्रस्ट की चाहते थे। वो ट्रस्ट चाहते थे ट्रस्ट कहीं भी बने, कहीं भी बने, जयपुर कॉलेज की बिल्डिंग में बने, उनकी प्रॉपर्टी में बने, कहीं भी। प्रॉपर्टी काफी मात्रा में, प्रचुर मात्रा में है, वो आप लोग पता कर लेना। और इमारतें भी उनकी रही हैं अलग अलग। तो अगर उनका इतना ही ये था जैसा कि ये कह रहे हैं राजकुमार जी कि भाई उनके आदेश में हम तो यहाँ ट्रस्ट चला रहे हैं, तो वो किसी भी इमारत में, बिल्डिंग में अपना ट्रस्ट का ऑफिस खोल सकते थे, क्योंकि उस ट्रस्ट के अंदर हम दोनों तो हैं ही नहीं। अब उस ट्रस्ट में कौन है? मेरी आपसे आग्रह है, ट्रस्ट के आपने कभी कोशिश नहीं की, क्योंकि आपने इतना लंबा समय लिया है FIR दर्ज करने में, क्योंकि मृत्यु को भी लंबा समय हो गया। तो हमें पता लगा है कि उस ट्रस्ट में हमारे कोई भी व्यक्ति नहीं, सिर्फ उनके दो। मेरी आपसे आग्रह है कि आप खोजी पत्रकारिता करें, आप उस ट्रस्ट डीड की कॉपी लें, उसको अच्छी तरह से पढ़ें, उसमें देखें कि उनके परिवार का कोई व्यक्ति है क्या। यहाँ तक कि उस व्यक्ति ने हमें इतना अंधेरे में रखा कि एक दिन मुख्यमंत्री जी के सलाहकार होने के नाते उनको मिलाने के लिए वहां ले गया, मुख्यमंत्री जी की विजिट करवाई, मुख्यमंत्री जी का दुरुपयोग किया उससे। उनको कहा कि मैं आपको आचार्य जी के परिवार से मिलाने के लिए ले जा रहा हूं, और वहां ले जाके किससे मिलवाया? अपनी तलाकशुदा पत्नी परमजीत कौर जो वहां बैठी थी। आप उनके फोटो देखिए, मुख्यमंत्री जी के अपने खुद के परिवार, राजकुमार जी के परिवार के भाई बहन और कमल जी के परिवार के लोगों को वहां बिठा दिया और कि यह आचार्य जी का परिवार है। और बाद में हमारा कोई दूर दूर का रिश्ता नहीं है राजकुमार से, न कमलकांत शर्मा से हमारा दूर दूर का रिश्ता है, न वो उनके रिश्तेदार हैं। और उनके डेथ के बाद एक बड़े विज्ञापन छपवाया उसने, जिसमें हम परिवारजन राजकुमार शर्मा और उसका तलाकशुदा पत्नी का पुत्र जो है उसका युवराज का नाम लिखवाया, कमलकांत शर्मा और विश्रुत का नाम लिखवाया, उनका नाम लिखवाया परिवारजन में, लोगों में भ्रम पैदा करने के लिए, और हम लोगों के सबके नाम लिखवाया भांजे भांजे। सर, आपसे एक प्रश्न पूछना चाहूँगी कि जयपुर कॉलेज जाना माना स्थान है और लगातार उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन चल रहा है, उसके लिए लगातार कई सारे दुकानदारों ने भी बहुत ऑब्जेक्शंस किए, और जैसा कि सूत्रों से ज्ञात है कि राजकुमार शर्मा जी ही उसको बना रहे हैं नवलगढ़ विधायक, और उसके लिए काफ़ी सारी खबरें भी अखबार में लगातार आई। तो उस स्थिति में कभी आपने कोशिश नहीं की कि भाई ये भी तो प्रॉपर्टी आपकी थी? आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस जी हमने SB 164 के बारे में, नहीं, मैं वही चीज आपको बताना चाह रही हूँ, जो उनके अन्य संपत्ति है, जयपुर कॉलेज ही नहीं है,
एक और नहीं building सर, है। मैं अन्य संपत्ति की बात नहीं कर रही हूँ, मंशा की बात कर रही हूँ कि मंशा तो आपको उसी वक्त पता चल जानी चाहिए थी, क्योंकि बिना विजय जी की परमिशन के 5 मंजिला बिल्डिंग बन रही थी उन्होंने अवैध। क्या बनाया क्या नहीं बनाया। हाँ, कि आचार्य जी ने हम लोग वहाँ गए नहीं, कभी जाते भी नहीं है। जब से भाई साहब नहीं जाते हैं तो हम भी नहीं जाते हैं। पहले तो बचपन में जयपुर कॉलेज की प्रॉपर्टी तो विजय जी की है ना, 100%। है ना? तो उस कंडीशन में मैं आपसे ये जानना चाह रही हूँ कि कभी आपने उस चीज के लिए प्रश्न किया कि विजय जी से कि 5 मंजिला अवैध निर्माण हो रहा है परकोटे के अंदर? मालूम होता ना पहले जी। आपका भी न्यूज जो भी आप कह रहे हैं कि आया न्यूज का जी। मेरे ख्याल से कोविड के बाद में मैं तो न्यूज से भी ट्रस्ट में नहीं ओके। पत्र भी नहीं आता है। जी, लेकिन जो ही मालूम लगता है कि भाई वो कुछ हित में करा रहे हैं, उनका मन था ट्रस्ट के लिए, ट्रस्ट के उपयोग में ये चीज़ जाएगी, दान में जाएगी। दान में मैं किसी के हाथ को रोकना नहीं पसंद करती हूँ, तो मैंने ज़्यादा इस पर गौर नहीं करा। मुझे नहीं पता था कि बजाय दान के ये कहीं और जाएगा, ये क्या होगा, इसका अब तक भी पता नहीं है। तो इसलिए हम उस बारे में ज़्यादा आज बात करेंगे भी नहीं। और मैडम एक चीज आपसे पूछने, जब आपको ये पता चला कि ट्रस्ट जो बनाएगा, ट्रस्ट के अंदर केवल 2 ही लोगों के नाम है, तो क्या आपने कभी राजकुमार शर्मा जी से वो ट्रस्ट के पेपर लेने की कोशिश नहीं की? नहीं आपने दिए देखने की कोशिश नहीं की? देते नहीं हो। मना कर दिया उन्होंने। क्या कहते हैं वो? देखिए कि सिर्फ वो ट्रस्ट के कागज ही नहीं, वहाँ जितने भी कागज, जितनी भी फाइलें उस मकान में हमारे रखी थी, ओके, including papers related to the treatment of Acharya ji, including papers related to our own purchase of file, हमारी अवधेश प्रभा जी से रिलेटेड फाइल्स, उनकी अपनी प्रॉपर्टी जो दुनिया भर में चारों तरफ है उनसे रिलेटेड फाइल्स, कुल मिला के सारे कागज सब कागज उनके कब्जे में हैं, लगातार कुछ बीच में नहीं। ये खबर आ रही थी कि द्विजेश जी को गायब कर दिया गया है, लगातार ये खबरें भी आई थी बीच में, तो उस वक्त भी आपको पता नहीं चला कि इस तरह की कोई चीज चल रही है? हमें ये पता नहीं था कि उनको गायब कर दिया। और अखबार में जब आपको परिवार जनों में इस्तेमाल किया गया, सगे भाई बहनों के रूप में नहीं लिया गया, हमने इसका ऑब्जेक्शन किया। मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले उस समय कोई कॉन्फ्रेंस की थी आपने? प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, हमने उनको ऑब्जेक्शन किया कि आपने क्या छपवा दिया, ओके, तो उन्होंने कहा कि हमने ठीक छपवाया है। ओके, हमने हमारी तरफ से अलग से विज्ञापन दिया था, ओके, और उस विज्ञापन में ये बहन, मैं दामाद, मनस्वी भांजा और सारा विज्ञापन गौतम हॉस्पिटल की तरफ से दिए की बैठक, यहाँ तक कि दिए की बैठक में जो हमारी तरफ से लोग आए थे उन लोगों के शोक संदेश भी वहाँ नहीं पड़े गए। और वहाँ कितने गुंडे खड़े थे मुझे मालूम नहीं है, लेकिन वहाँ इतने अजनबी लोग खड़े थे और जो बिल्कुल आक्रामक तेवर रखे हुए थे, वो लोग वहाँ खड़े थे। और जब 2-3 दिन तक हम वहाँ उस हमारे मकान में हम सोए तो हमें लगा कि हम अजनबी हैं वहाँ पर, और लोग इतनी वक्र दृष्टि से हमें देखते थे कि हमें डर लगता था। अब आप अंदाज लगाइए कि आप अपनी जगह पर 20 लोगों से जो कि मसलमैन हैं और ऐसा लग रहा है कि आप कहाँ सो रहे हैं, हम अंदर से अपने कमरे का दरवाजा बंद कर नहीं सकते। और दूसरा ये कि भाई साहब का जो ट्रस्ट की इच्छा थी ना, वो इच्छा तो हम पूरी, ये ट्रस्ट बना उससे पहले ही कर रहे हैं। हमने तो वहाँ पर पहले भी एल्डरलीज कैंप, शायद आप लोगों भी किसी भी उसी बिल्डिंग में हमने माता जी की स्मृति में निःशुल्क शिविर लगाए, बेसमेंट में एल्डरली लोगों के लिए मनस्वी रेगुलर बेसिस पे शिविर लगाते हैं। हमने भाई साहब से कहा, मैंने ये भी कहा कि भाई साहब आचार्य हरि जी वेद में और वेदांग में और उन चीज़ों में रुचि रखते थे। मैंने कहा उनकी स्मृति में मैं एक किताब लिखना चाहता हूँ, उस किताब का प्रारूप तैयार था। इस बीच में मेरे कोविड हो गया। बात जो मैं समझती हूँ कि जैसे अपन मान लो कह रहे हैं आप पूरे परिवार के सदस्य हम बैठे हैं, तो उस टाइम पर हम हर बात के लिए कि भाई मैंने कहा कि मैंने इसको 5 रुपए दिए, मैं आपसे कहती हूँ फोटो खींचो कि मैंने दिए, नहीं समझ में आया आपको? तो जिसको फोटो खींचवाने का शौक है तो वो शायद अपने मन में किसी तरह की बात को लेकर आशंकित है कि वो हर चीज़ का प्रमाण लेना चाहता। और हम तो घर में भाई साहब से खुलेआम बात करते थे। उन्होंने एक नहीं 10 बार कहा कि मैंने कोई लिखा पढ़ी नहीं करी है, लेकिन मैंने तो इसको नोट नहीं किया। और वो भाषण दे रहे हैं तो नोट करें, मैं आपको नहीं कहना चाहूँगी कि उनकी मृत्यु उपरांत उन्होंने किस तरह की फ़ोटो खींची है, वो शब्द में यूज़ नहीं करना चाहूँगी, लेकिन वो तो हर बात की फ़ोटो खींच रहे हैं। अर्थी है तो उसकी फ़ोटो खींच रहे हैं। यहाँ तक कि उनका मृत्यु के बाद शव का जो स्नान हुआ, जिसमें कि कोई व्यक्ति है उसका फोटो नहीं, वीडियो नहीं लिया जाना चाहिए, उस आपत्तिजनक स्थिति का भी वीडियो बनाया। सर अभी जो आपने एफआईआर दर्ज करवाई है, कब करवाई है दर्ज? अभी हमने कराई है, पर ये एफआईआर की कॉपी दे रहा हूँ। 3 दिन हो गए। ओके, सर इसको लेकर कभी कोर्ट में भी गए क्या? अब जाएंगे, निश्चित जाएंगे।
अगर हमारा अभी ये मैंने आपको प्रार्थना एक कहा पत्र था पर कि ध्यान नहीं दिया गया। शांतिपूर्ण तरीके से हम समाधान चाहते हैं। अभी मैंने आपको ये बात बोली थी। मैम एफआईआर दर्ज होने के बाद में शांतिपूर्ण तरीका तो थोड़ा सा अपना ट्रैक बदल रहा है ना, मुश्किल है। क्योंकि पारिवारिक मीटिंग होती है वो शांतिपूर्ण तरीका होता है, लेकिन जैसे आप एफआईआर में चले गए हैं। आपने भी ये कहा कि अभी इतना जी। लेट दोगे, क्योंकि हम इसी बात पे लगे रहे। उन्होंने कहा था हम बैठ करके बात करेंगे। आप चर्चा के विषय में बात करना, इनसे चर्चा करना चाहते थे। मैडम, एक सेकंड प्लीज। लेकिन वो अभी तक बैठ करके बात करने की स्थिति में शायद आए ही नहीं, क्योंकि वो किसी और चीज के अंदर उलझे हुए थे। उनको अपने सारी चीजें तैयार। मैम जैसे आपने एफआईआर दर्ज करवाई है, बहुत एफआईआर दर्ज होती हैं, और चूंकि नवलगढ़ विधायक हैं, ओएसडी हैं सीएम के, तो इस स्थिति में आगे का आप मतलब किस तरह से आप इसको आगे लेके जाना चाहेंगे? आगे भी हम शांतिपूर्ण तरीके से काम करेंगे। लेकिन कोर्ट में हम अगर जाएंगे। लीगल एक्शन लेना पड़ेगा। तो हम लेंगे। लीगल एक्शन डेफिनेटली लेना पड़ेगा। इसके लिए आप सीएम साहब से अपना कोई टाइम ले रहे हैं मिलने का? 4 बार कोशिश करी मैडम, समय नहीं मिला। ये सीएम साहब के सलाहकार हैं सर। इसीलिए मैं आपसे पूछ रही हूँ कि सीएम साहब के सलाहकार है, तो इस स्थिति में आपने कभी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी से समय लेने की कोशिश की? समय लेने की कोशिश करी, लेकिन मैं आपको फिर बता रही हूँ कि ये सीएम साहब के सलाहकार। तो आपने कोई दस्तावेज वगैरह रजिस्टर करवाए क्या? एक बार मैंने सीएम साहब के यहाँ पर ये भी लिखवाया कि आप लिख दीजिए कि कोई व्यक्ति षड्यंत्र पूर्वक आपके नाम का दुरुपयोग करना चाहता है और डॉक्टर शिव गौतम उसकी सूचना देना चाहते हैं। इसका अपॉइंटमेंट का भी लेटर मेरे पास सीएम साहब से नहीं आया। अच्छा, आप डायरेक्ट खुद गए थे या आपने रजिस्टर एडी वगैरह कुछ किया था? उनको यहाँ सिस्टम ही रजिस्ट्री भेजी थी आपने? सीएम साहब ने रजिस्ट्री नहीं भेजी मैडम, मैंने फोन से बात की थी उनके ऑफिस में। टेलीफोन से या पर्सनली जाके पहले अपॉइंटमेंट लिखवाना पड़ता है। वहां से फिर कॉल आती है आपके नंबर पर कि आप मिलने के लिए आ जाइए, तभी मुख्यमंत्री जी से आप मिल सकते हैं, अन्यथा आप नहीं मिल सकते। तो वो मिलने के लिए, टाइम लेने के लिए 4 बार उनके रिकॉर्ड में आप देख लीजिए। अगर हो तो उनके पास रिकॉर्ड हटा दिया हो तो मुझे मालूम नहीं है, लेकिन मैंने अपना प्रार्थना भेजी कि मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। मतलब फिजिकली आप सीएम हाउस नहीं गए? मैं क्या करता हूँ, मेरे पास कॉल ही नहीं आई। अपॉइंटमेंट मिलता है तभी अपॉइंटमेंट मिलता है तभी जा सकते हैं आप। वहां जाके जाइए, आप पूछिए, नहीं मिलता अपॉइंटमेंट। ठीक है, मतलब आपका कहना है कि आपने सीएम साहब तक अपनी बात पहुंचाने की कोशिश की, लेकिन जब तक वहां पर सुनवाई नहीं हुई तो फिर आपने एफआईआर दर्ज की है। ओके, और आगे आप अगर ये एफआईआर पे काम नहीं होता है तो आप इसको तो फिर कोर्ट हम में लेके कोर्ट जाएंगे। अगर एफआईआर पर कोई एक्शन नहीं होता है तो वी विल गो टू द कोर्ट फॉर जस्टिस। हम ये मान के चलते हैं कि कोई कितने प्रभावशाली व्यक्ति हो, भारत के न्यायालय न्याय देते हैं। ये तो नहीं हो सकता ना कि मैं आज आपको कहते हूँ साहब आप हवा महल पर जाइए, वहाँ ऑफिस बना लीजिए, हवा महल आपका है। मैं कहाँ से अधिकारी हुई इस बात को कहने की? ऐसे ही उन्होंने कर दिया कि जो मकान SB 164 हमारा है और सब कुछ चीज़ें आपको मिल जाएंगी, इसमें रिकॉर्डेड सारी चीज़ें हैं। वो कैसे आदेश दे सकते हैं कि भाई इसके अंदर तुम ट्रस्ट का ऑफिस खोलो? कुल मिला के आप द्विजेश जी से संबंधित जो SB 164 है, केवल उसी की आप लड़ाई लड़ रहे हैं। आज की तारीख में हम उसकी लड़ाई लड़ रहे हैं। हाँ, न्याय नहीं मिलेगा तो हो सकता है कि हमें पूरी जितनी उनसे रिलेटेड संपत्तियां हैं वो सब आपके सामने लानी पड़ेंगी और फिर हमें ब्रॉडर स्टेज पर आपको बताना पड़ेगा। उनके एंटायर प्रॉपर्टी पे तो अभी आपका कहीं मतलब SB 164 पे काम कर रहे हैं। 164 हमारे मकान के लिए इस वक्त हमारी इस बारे में हम आज बात नहीं आज उस विषय में हम बात नहीं करें। सर, आपने जैसा एक बात कही कि जब आप वहाँ पे पहुंचे तो आपको पता चला कि वहाँ पे उनकी तलाकशुदा पत्नी परमजीत पम्मा वहाँ पे मौजूद थी, तो हमें बताया गया था। अच्छा, जैसा आपको ना बताया गया था? हमें ये बताया गया था कि ऊपर के कमरे में लेडीज हैं जी, और हमें ये भी आशंका कुछ लोगों ने कही कि साहब आप वहाँ जाएंगे, कोई कपड़े फाड़ के वहाँ खड़ा हो जाएगा तो डॉक्टर साहब आप पे एक और केस लग जाएगा, इसलिए आप मत जाइए। इसलिए आप लेकिन हम गेट तक गए, गार्ड ने वापस लौटा दिया। और इन लोगों से जब बात करते हैं तो गाली गलौज होता है, तो क्या कर सकते हैं? तो ये तो देखिए स्थिति बड़ी विचित्र है। कोई व्यक्ति प्रभावशाली होने की वजह से किसी भी आदमी की किसी संपत्ति पर कब्जा कर ले, ये हिंदुस्तान में क्यों हो रहा है मेरे समझ नहीं आ रहा। एक बात मैं और बताना चाहूँगी आपको कि हमारे जो भाई साहब थे वो मुझे लगता है वो भ्रमित हो गए एकदम, और ऐसी स्थिति हो गई कि वो बोलना चाहते हैं और फिर भी नहीं बोल पाते। मैंने एक बार पूछा भी था, मैंने कहा ऐसा कुछ आपको भय भी लग रहा है क्या कि यहाँ कुछ है जो आप नहीं बोल पा रहे हो? उनका हो सकता है, इतना ही जवाब दिया। बाकी वो कुछ बोल नहीं पाते थे, इस तरह से बोलते थे कि जो राजकुमार को भाषा बोलनी है वो भाषा वो अपने मुंह से बोलेंगे, और फिर रोते थे, खूब रोए। लास्ट के डेज में तो वो अपनी पुरानी यादों में जी रहे थे
कि मेरी ऐसी इच्छा हो रही है कि बचपन जहाँ बीता मैं वहाँ रहूँ, वहाँ तालाब है, वहाँ मंदिर है, अपने पूर्वजों के भी हैं, ज़मीन भी है, मेरा काम चल जाएगा, मेरा यहाँ दम घुट गया है, मैं तो बाबा जी बन करके वहाँ बैठ जाना चाहता हूँ, कहीं भी कोई आश्रम बन जाए बाबा जी बन के बैठ जाए। तो मैंने उनको ये कहा आप ठीक होकर एक बार बाहर आइए, अपन चल के आएंगे, पर ये नहीं पता था कि वो समय आएगा ही। तो आपने आपके भाई साहब से ये चीज़ नहीं पूछी कि यहाँ पे राजकुमार शर्मा जी या उनके साथी किस हक से उनके साथ में रह रहे हैं? मिलने जुलने साथ में रहते थोड़ी थे सर। रहते नहीं थे वो, रहते नहीं थे, दे नेवर स्टेड देयर। ओके। कोई नहीं रहा। न राजकुमार वहाँ रहे, न कमलकांत रहे। राजकुमार हफ्ते में 2 बार 3 बार कभी भी आ जाता तो था। चूंकि वो बीमार थे तो उनके आसपास तीमारदारी वाले लोग रहते थे क्या? हमने एम्प्लॉय कर रखे। अच्छा। एक बात और बता दूं हाँ। आपको कि जब वो पहले साधारण अवस्था में बीमारियां तो थी उनको 2-4-5, तो उनकी सेवा के लिए वहाँ रखे हुए थे, वो तो थी, लेकिन उनके साथ साथ में इन लोगों ने बहुत ज़्यादा वहाँ जमावड़ा कर रखा था, जैसे गार्ड रख दिया। वो मैंने कहा था ना, राजसी ठाट का उनको शौक था, तो इस तरह की सारी व्यवस्थाएं कर दी कि साहब गुरु जी आप आदेश दोगे तो। और जरा सी छींक भी आती थी ले जा करके एंटरमेंट हॉस्पिटल में भर्ती करना। हम ऑब्जेक्शन भी करते थे कि आईसीयू के अंदर इनको दूसरे इन्फेक्शन और हो जाएंगे, इनको अपन नहीं रखते हैं, ठीक है। तो वहाँ हॉस्पिटल में ये कहा हुआ होता था कि जब तक मैं आदेश नहीं दूँ आप उनका डिस्चार्ज नहीं करें। जिस टाइम पर लास्ट टाइम पर जो वो हॉस्पिटल में गए थे, अब देखिए उस हॉस्पिटल को मैं क्या बताऊँ, कम से कम 20-25 आदमी इनके वहाँ 24 घंटे खड़े रहते थे। मैंने बोला भी था कमल जी ये क्या छावनी बना रखी है आपने, इतने लोगों की क्यों जरूरत पड़ रही है? कुछ नहीं बोले। और जो कोई वहाँ जाता उसको कहते थे कि एरे गेरे नथु गेरे को आप क्यों मिलने देते हो, इन्फेक्शन हो जाएगा। तो मतलब एक तरह से पहरेदारी हो गई कि कोई भी व्यक्ति उनसे बात नहीं कर। नहीं होता है तो आप इसको तो फिर कोर्ट हम में कोर्ट लेके में ले जाए। जाएंगे। अगर एफआईआर पर कोई एक्शन नहीं होता है तो वी विल गो टू द कोर्ट फॉर जस्टिस। हम ये मान के चलते हैं कि कोई कितना ही प्रभावशाली व्यक्ति हो, भारत के न्यायालय न्याय। ये तो नहीं हो सकता ना कि मैं आज आपको कहती हूँ साहब आप हवा महल को जाइए, वहाँ ऑफिस बना लीजिए, हवा महल आपका है, मैं कहाँ से अधिकारी हुई इस बात को कहने। ऐसे ही उन्होंने कर दिया कि जो मकान SPH 64 हमारा है और सब कुछ चीज़ें आपको मिल जाएंगी, इसमें रिकॉर्डेड सारी चीज़ें हैं, वो कैसे आदेश दे सकते हैं कि मैं इसके अंदर ऑफिस को। कुल मिला के आप द्विजेश जी से संबंधित जो SB 164 है केवल उसी की आप लड़ाई लड़ रहे हैं आज की तारीख में हम उसकी लड़ाई लड़ रहे हैं। हाँ। न्याय नहीं मिलेगा तो हो सकता है कि हमें पूरी जितनी उनसे रिलेटेड संपत्तियां हैं वो सब आपके सामने लानी पड़ेंगी और फिर हमें ब्रॉडर स्टेज पर आपको बताना पड़ेगा। उनके एंटायर प्रॉपर्टी पे तो अभी आपका कहीं मतलब SB 164 पे SB 164 हमारे मकान के लिए इस वक्त हमारी इस बारे में हम आज उस विषय में हम बात नहीं करें। सर आपने जैसा एक बात कही कि जब आप वहाँ पे पहुँचे तो आपको पता चला कि वहाँ पे उनकी तलाकशुदा पत्नी परमजीत पम्मा वहाँ पे मौजूद थी, तो हमें बताया गया था। अच्छा, जैसा आपको ना बताया गया था? हमें ये बताया गया था कि ऊपर के कमरे में लेडीज हैं जी, और हमें ये भी आशंका कुछ लोगों ने कही कि साहब आप वहाँ जाएंगे कोई कपड़े फाड़ के वहाँ खड़ा हो जाएगा तो डॉक्टर साहब आप पे एक और केस लग जाएगा, इसलिए आप मत जाइए। इसलिए आप हम, लेकिन हम गेट तक गए, गार्ड ने वापस लौटा दिया। और इन लोगों से जब बात करते हैं तो गाली गलौज होता है, तो क्या कर सकते हैं। तो ये तो देखिए स्थिति बड़ी विचित्र है। कोई व्यक्ति प्रभावशाली होने की वजह से किसी भी आदमी की किसी संपत्ति पर कब्जा कर ले, ये हिंदुस्तान में क्यों हो रहा है मेरे समझ में नहीं आता। एक बात मैं और बताना चाहूँगी आपको कि हमारे जो भाई साहब थे वो मुझे लगता है वो भ्रमित हो गए एकदम से, और ऐसी स्थिति हो गई कि वो बोलना चाहते और फिर भी नहीं बोल पाते। मैंने एक बार पूछा भी था, मैंने कहा ऐसा कुछ आपको भय भी लग रहा है क्या कि यहाँ कुछ है तो आप नहीं बोल पा रहे हो? उनका हो सकता है, इतना ही जवाब दिया। बाकी वो कुछ बोल नहीं पाते थे, इस तरह से बोलते थे कि जो राजकुमार को भाषा बोलनी है वो भाषा वो अपने मुँह से बोले और फिर रोते थे, खूब रोए। लास्ट के डेज में तो वो अपने पुरानी यादों में जी रहे थे कि मेरी ऐसी इच्छा हो रही है कि बचपन जहाँ बीता मैं वहाँ रहूँ, वहाँ तालाब है, वहाँ मंदिर है, अपने पूर्वजों के भी हैं, जमीन भी है, मेरा काम चल जाएगा, मेरे यहाँ दम घुट गया है, मैं तो बाबा जी बन करके वहाँ बैठ जाना चाहता हूँ, कहीं भी कोई आश्रम बन जाए बाबा जी बन के बैठ जाए। तो मैंने उनको ये कहा आप ठीक होकर एक बार बाहर आइए, अपन चल के आएंगे, पर ये नहीं पता था कि वो समय